तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एसएससी रेलवे एक्सप्रेस। जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं आप लोगों के लिए लाया हूं 15 दिनों का एसएससी जीडी का सीरीज, जिसमें मैं मैथ्स और रीजनिंग के 20 बेहतरीन बेस्ट पीवाईक्यू कराऊंगा, जो मैंने पिछले 4 सालों में एनालिसिस करके निकाला है। और मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये सारे सवाल इतने महत्वपूर्ण हैं कि उन्हें आपको अगले 15 से 17 दिन में करके ही जाना चाहिए। बल्कि मैं तो कहूँगा कि आप 2 बार कर लो। इस बार एसएससी जीडी कांस्टेबल में सिलेक्शन लेना है। आपको अगर एक जॉब चाहिए तो नेक्स्ट 15 दिनों तक मेरे साथ डेली प्रैक्टिस करो। 20 बेहतरीन मैथ्स और रीजनिंग के सवाल, सिर्फ 20 क्वेश्चन कुछ नहीं होते हैं भाई। 20 क्वेश्चन तो करना ही पड़ेगा अगर तुमको एक नौकरी लेना है, वो भी सरकारी नौकरी, जिसका डिमांड आज के टाइम में बहुत ही ज़्यादा है, कंपटीशन बहुत हाई है। ऐसे में रोज 20 सवाल करना, वो भी एकदम रेलेवेंट सवाल जो मैं लेकर आऊँगा। और सिर्फ सवाल नहीं होंगे, सवाल के बेहतरीन सॉल्यूशन होंगे जो एकदम एग्जाम बेस्ड अप्रोच में मैंने बनाया है। और आप लोग को भी एग्जाम में वैसे ही बनाना चाहिए। मैं ऐसे क्वेश्चंस को लाया हूं और उनका सॉल्यूशन इस तरह से कराऊंगा कि इवन अगर कोई बेसिक, जिसका मैथ्स एकदम बेसिक लेवल पर भी है और वो भी एसएससी जीडी कांस्टेबल को क्लियर करना चाहता है, तो उसके लिए भी मैं एक मेथड लेकर आया हूं। और उस मेथड पे मैं उनको सॉल्यूशन बताऊंगा जो वो बेसिक से भी करके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और मैथ में एक अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। मैंने बहुत मेहनत करके ये कंटेंट बनाया है, तो अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आए तो मुझे सपोर्ट करना, ताकि मैं 15 वीडियो का जो लेक्चर सीरीज है वो मैं कंप्लीट करा सकूं और सारे क्वेश्चंस को करा सकूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं डे 1 पे मैथ्स के टॉप 20 क्वेश्चंस के साथ। जैसा कि तुम लोग देख सकते हो कि मैंने 20 क्वेश्चंस लिए हैं यहाँ पे। हर एक चैप्टर से क्वेश्चन है और वो सारे क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जिसमें लोगों को टाइम लगता है। और इस टाइप के क्वेश्चन एसएससी बहुत पूछ चुकी है। एसएससी जीडी में तो भर भर के टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सर्कुलर रेस, इन सब से तो इतने क्वेश्चन आए हैं कि जिसका कोई लिमिट नहीं है। तो मैं वैसे ही क्वेश्चंस को उठा के लाया हूँ जिनको सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगता है। और एग्ज़ाम में पूछा हुआ सवाल है, एक भी ऐसा सवाल नहीं मिलेगा मेरे पीडीएफ का जो एसएससी ने पहले पूछी नहीं हो एसएससी जीडी के एग्जाम में। मैं किसी और एग्जाम का बिल्कुल भी क्वेश्चन लेकर नहीं आया हूँ, जो जीडी में आती है सिर्फ वही लेके आया हूँ। अगर एक भी सवाल ऐसा लगे कि जीडी के बाहर का है तो मेरा चैनल ब्लॉक कर देना, मेरा अनसब्सक्राइब करके चले जाना। एक एक सवाल मैं पिछले 4 साल के एसएससी जीडी के पेपर को एनालिसिस करके निकाला हूँ। तो बहुत मेहनत लगा है भाई, तो ईमानदारी से पढ़ो और सिलेक्शन लो। सिलेक्शन लेके अपने माँ पिता का जो सीना है गर्व से चौड़ा करो और अपने जिम्मेदारी को समझो, ये बहुत ज़रूरी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो पहला सवाल आप लोग को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि अगर आपको मेरे वीडियो का बेस्ट फ़ायदा उठाना है तो आपको, जो मैं क्वेश्चन डालूंगा, जो वीडियो में आपको क्वेश्चन दिखेगा, उसको सबसे पहले पॉज करके खुद से सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद ही मेरे सॉल्यूशन को देखना। उससे तुम्हें एक्स्ट्रा क्लैरिटी मिलेगी और क्वेश्चन को समझने में थोड़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। अगर तुम्हें कहीं भी किसी तरह का डाउट रहता होगा या क्वेश्चन किसी तरह से तुम्हें समझ में नहीं आता होगा, तो मेरे सॉल्यूशन के बाद तुम्हें एक आइडिया लग जाएगा, अच्छा ऐसे करना था, ऐसे किया मैं। तो वो जो छोटा छोटा मिस्टेक्स होता है ना, वो आगे बहुत काम आता है एग्जाम में। तो सबसे पहला सवाल है रेस के ऊपर, यानी टाइम स्पीड डिस्टेंस पे है। सवाल ये है कि 1000 मीटर का एक रेस है, लीनियर रेस है, तो सीधा रेस होगा। ठीक है, सर्कुलर अलग होता है, लीनियर स्ट्रेट होता है। सलोनी जो है वो श्वेता को 100 मीटर से बीट कर रही है, जबकि श्वेता जो है सोनम को 150 मीटर से बीट कर, यानी कि 3 लोग हैं, सलोनी है, श्वेता है और सोनम है। ठीक है, पूछ रहा है कि सलोनी जो है वो सोनम को कितने मीटर से बीट करेगी इन द रेस, यानी कि सेम रेस है, 1000 मीटर का ही रेस है। तो देखो, रेस के लिए एक मूल मंत्र हमेशा याद रखना कि रेस जो होता है ना, रेस इज बेसिकली स्पीड रेशियो। एकदम दिमाग में रखो, अगर तुम स्पीड रेशियो निकाल लिए तो तुम रेस का कोई भी सवाल बना दोगे। अब स्पीड रेशियो कैसे निकलेगा? तो सवाल क्या कह रहा है कि सलोनी जो है श्वेता को 100 मीटर से बीट कर रही है। इसका क्या मतलब है कि अगर ये रेस है, अगर ये 1000 मीटर का है, ये समझो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्चुअल है। तो अगर श्वेता जो है, सलोनी जो है श्वेता को बीट करी, यानी सलोनी जब रेस एंड करेगी ना, तो श्वेता जो है उससे 100 मीटर पीछे रहेगी। यानी कि सेम टाइम पे जब सलोनी जब सलोनी रेस पूरा कर लेगी तो श्वेता जो है वो
900 मीटर ही ट्रैवल कर पाएगी। यानी कि डिस्टेंस का जो रेशियो है इन लोग का वो क्या है, 1000:900, यानी कि 10:9। और चूंकि टाइम सेम है, सेम टाइम पे ये 1000 मीटर चलती है और ये 900 मीटर चलती है, यानी कि वेलोसिटी का जो रेशियो होगा, टाइम कांस्टेंट है, तो वेलोसिटी भी 10:9 हो गया। ये समझ में आ रहा है कि जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही तो वेलोसिटी का रेशियो होगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो टाइम सेम है तो डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वही वेलोसिटी का रेशियो होता है, तो 10:9 हो गया। यानी वेलोसिटी ऑफ सलोनी इज टू श्वेता, 10:9 हो गया। सेम अप्रोच अगर हम दूसरे कंडीशन पे लगाएं कि श्वेता जो है वो सोनम को 150 मीटर से बीट कर रही है, श्वेता जो है सोनम को 150 मीटर से बीट कर रही है, इसका मतलब है कि जब श्वेता यहाँ से 1000 मीटर ट्रेवल करेगी तो सोनम जो है उससे 150 मीटर पीछे रहेगी। ठीक है, यानी सोनम एक्चुअली में 850 मीटर ही ट्रेवल करेगी। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो अगर हम डायरेक्ट वेलोसिटी ही लिख दें श्वेता का इस टू सोनम का, क्या होगा, डिस्टेंस का रेशियो होगा। यानी श्वेता तो 1000 मीटर ट्रैवल कर रही है, उसमें सोनम 850 ही ट्रैवल कर रही है। ये एक जीरो से एक जीरो कट गया, 20:17 हो गया। अब देखो, सलोनी इस टू श्वेता दिया है, श्वेता इस टू सोनम दिया है। सवाल क्या पूछा है, सलोनी कितने मीटर से सोनम को बीट करेगी, यानी कि तुमको सलोनी इस टू सोनम निकालना है यहाँ से वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ, ये एक तरीका बता देता हूँ मैं कि सलोनी इस टू वेलोसिटी ऑफ श्वेता दिया है। ठीक है, 10:9। वेलोसिटी ऑफ श्वेता तो वेलोसिटी ऑफ सोनम भी दिया है, 20:17। अगर मैं तुमसे पूछूं कि वेलोसिटी ऑफ सलोनी इस टू वेलोसिटी ऑफ श्वेता इस टू वेलोसिटी ऑफ सोनम क्या होगा, तो वो होता है, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 200, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 180, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो 153। ये तीनों का रेशियो आ गया, यानी कि सलोनी इस टू श्वेता का कितना आ जाएगा, 200:153। तो डिस्टेंस का भी तो रेशियो सेम ही होगा। ठीक है, तो अब कह रहा है कि 1000 मीटर का रेस है, यानी कि जब सलोनी 200 मीटर 1000 के अगर बराबर है तो इसमें 5 से गुना करना पड़ेगा, ये भी 1000 के बराबर करो, मतलब इसको भी 5 से गुना करना पड़ेगा। तो 5 दिया 15 का, 5 हाथ में 75 76 हो गया। यानी कि जब सलोनी 1000 मीटर ट्रैवल करेगी तो सोनम जो है वो 765 मीटर ही ट्रैवल करेगी। कितना पीछे रह गई, सब्ट्रैक्ट कर दो, 235 मीटर। ये आंसर हो गया। समझ में आया? जब भी रेस का क्वेश्चन हो तो ये बात हमको ध्यान में रखना है कि हम लोग को स्पीड रेशियो निकालना है। तो वही मैंने किया, श्वेता और सलोनी के बीच का, सलोनी और श्वेता के बीच का यहाँ दिया हुआ था कि 100 मीटर सलोनी आगे है उससे, तो रेशियो निकल गया 10:9। अब सेम अगर हम सोनम और श्वेता की बात करें तो सोनम जो है वो श्वेता से 150 मीटर पीछे है, तो ये अगर 1000 है तो फिर ये 850 हो गई, फिर 20:17। अब यहाँ पे एक कैलकुलेशन होता है ये वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, ये देख लो। रेशियो दिया है तो डायरेक्ट यहाँ से तुम निकाल सकते हो, वेलोसिटी ऑफ सोनम इज टू वेलोसिटी ऑफ श्वेता इज टू वेलोसिटी ऑफ सलोनी, सॉरी, वेलोसिटी ऑफ सलोनी इज टू वेलोसिटी ऑफ श्वेता इज टू वेलोसिटी ऑफ सोनम। ये आ जाएगा तुम्हारा 200 इज टू 180 इज टू 153। अब पूछा यह था कि सलोनी जो है वो सोनम को कितने से बीट करेगी, तो सलोनी इज टू सोनम का रेशियो यहाँ दिया हुआ है, यही डिस्टेंस का भी रेशियो होगा, सेम टाइम है। तो 200 को 1000 बनाने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि सलोनी ऑब्वियसली उससे फास्ट स्पीड में चल रही थी, तो सलोनी पहले 1000 पे पहुंचेगी। सलोनी को 1000 बना दिए, 1000 बनाने के लिए हम लोगों ने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो सेम मल्टीप्लिकेशन यहाँ करो, तो 1000:765 हो गया, यानी डिफरेंस 235 मीटर का आ गया, यानी 235 मीटर पीछे रहेगी जब सलोनी 1000 मीटर का रेस कवर करेगी। समझ में आया? कोई दिक्कत? गुड। इस तरह से हम लोग चलेंगे। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो दूसरा सवाल है, टाइम एंड वर्क पे एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है। तो टाइम एंड वर्क के सवाल को करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहले ये होता है कि हमें सबसे पहले एफिशिएंसी निकालना होता है। ठीक है, हमेशा याद रखो, अगर तुम वर्कर्स का एफिशिएंसी निकाल लिए तो क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का 90% सॉल्व हो जाता है। ये मैंने बहुत सारे काफ़ी सवाल किए हैं, मुझे याद भी नहीं है मैं
कितना हज़ार सवाल कर चुका हूँ टाइम एंड वर्क का। लेकिन 90% सवाल में अगर टाइम एंड वर्क का किसी भी वर्कर का एफिशिएंसी निकल गया है तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए किसी काम को नहीं, ए कैन पेंट, अच्छा पेंटिंग कर देगा ए 12 दिन में, ठीक है लिख लो भाई। बी पेंट कर देगा सेम काम को 8 दिन में, और सी सेम काम को कर देगा 10 दिन में, ठीक है। तो हमें एफिशिएंसी निकालना है, डेज दिया है, अपने मन से एक वर्क मान लो, ठीक है, ताकि तुम एफिशिएंसी निकाल पाओ। एफिशिएंसी क्या होता है? एफिशिएंसी जो होता है वो होता है वर्क बाई टाइम, ठीक है। तो वर्क निकालने पहले हम, तो वर्क हम अपने से कुछ मान लेते हैं। तो वर्क कैसे मानेंगे? एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम ले लो। तो 12 पहले से है, 10 5 से गुना हो जाएगा 60, लेकिन 2 और है तो 120, 120 एलसीएम हो गया, ठीक है। 12 दिन में काम करेगा ए 120 यूनिट, तो एक दिन में 10 यूनिट करेगा। बी एक दिन में 15 यूनिट करेगा, और सी एक दिन में 12 यूनिट करेगा। क्या मतलब है 10, 15 और 12 का? तो मतलब ये है कि एक दिन में अगर 10 यूनिट एक काम करता है तो 12 दिन में काम को खत्म कर देगा। बी अगर एक दिन में 15 यूनिट काम करता है तो 8 दिन में काम खत्म हो जाएगा। सी एक दिन में 12 यूनिट काम करता है तो 10 दिन में काम खत्म हो जाएगा। यानी ये तीनों जो है एफिशिएंसी है ए बी और सी का, ठीक है। अब सवाल क्या कर रहा है? फाइंड द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ डेज इन विच द पेंटिंग कैन बी पेंटेड बाई ए if he is accompanied by B and C together on alternate days and A starts painting on the first day alone। अच्छा, तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि डे 1 पे ए अकेले पेंट करेगा, डे 2 पे क्या होगा, बी और सी दोनों के साथ वो आ जाएगा, फिर डे 3 पे क्या होगा, अगेन ए वापस, डे 4 पे क्या होगा, अगेन ए प्लस बी प्लस सी, तो यही कंटिन्यू रहेगा। तो पूछ रहा है कितना दिन में काम खत्म होगा, ठीक है। तो ऐसे सवाल में सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब सवाल अल्टरनेट डेज पर आए, तो तुम देखो कि साइकिल पैटर्न कितने दिन पे रिपीट हो रहा है, जिसको साइकिल बोलते हैं। तो देखना, ए हो रहा है, फिर ए प्लस बी प्लस सी हो रहा है दूसरा दिन, फिर तीसरा दिन ए, फिर चौथा दिन ए प्लस बी प्लस, यानी हर 2 दिन पे साइकिल जो है वापस रिपीट होने लग रहा है, देख रहे हो ना, हर 2 दिन पे। तो 2 दिन को एक ब्लॉक बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। हर 2 दिन का अगर हम एक ब्लॉक बना लेंगे तो हर 2 दिन पे जो टोटल नंबर ऑफ वर्क करेगा वो तो सेम हो जाएगा ना, देख रहे हो। तो टोटल नंबर ऑफ वर्क, टोटल वर्क इन 2 डेज, 2 दिन में कितना काम होता है, वो होगा ए प्लस बी प्लस सी, कोई दिक्कत, प्लस ए, ठीक है। ए का 10 है तो 10 दूना 20 हो गया, और बी 15, 20 और 15 35, और 12 47, कोई दिक्कत। 2 दिन में टोटल वर्क जो होगा वो हो गया 47 यूनिट। टोटल करना कितना है, 120 यूनिट, ठीक है। तो 47 यूनिट का ब्लॉक बना लो, ठीक है। एक ब्लॉक बनेगा 47 यूनिट का जो 2 दिन में कंप्लीट होगा, दूसरा ब्लॉक भी बनेगा 47 यूनिट का जो आधा फिर 2 दिन और में होगा। 2 डेज यहाँ लग गया, 2 डेज यहाँ लगे, मैं ऐसे ही मैनुअली सॉल्व कर दूंगा इस क्वेश्चन को। बच कितना रहा, 94 में से 120 में से 94 खत्म हो चुका है, 120 में से 94 बच गया 26। अब 26 में पाँचवा दिन जो है वो कौन काम करेगा, पाँचवा दिन अगेन ए काम करेगा। ए कितना कर देगा एक दिन में, 10 यूनिट कर दिया, बच गया कितना 16। यहाँ पे 10 यूनिट ए करके चला गया 5th डे, बच गया 16। और 16 को काम करेगा 6th डे पे, 6th डे पे 16 पे कर कौन रहा है काम, ए प्लस बी प्लस सी तीनों कर रहा है, यानी कि 37 यूनिट काम करेगा वो टोटल। तो 16 यूनिट काम करने में टाइम कितना लगेगा, 16/37, यानी टोटल टाइम कितना लगेगा, 5 दिन तो ये हो गया, और बचा हुआ जो 16 यूनिट था उसको करेगा 16/37 यूनिट में। टोटल टाइम जो हो जाएगा वो हो जाएगा, टोटल टाइम इज इक्वल टू 5 + 16/37। अब 16/37 कितना हो जाएगा, पॉइंट देंगे, एक जीरो आएगा, 35 140, हाँ 5.4 समथिंग आएगा, 5.4 डेज, ये हो गया आंसर तुम्हारा 5.4। तो सवाल टाइम एंड वर्क में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। सबसे पहले हमारा काम होता है एफिशिएंसी निकालना, तीनों का एफिशिएंसी निकालनी है अलग अलग एक वर्क को मान के। अब पहला दिन जो काम कर रहा है वो लिख दिए, दूसरा दिन जो काम कर रहा है वो लिख दिए, फिर तीसरा दिन से सेम रिपीट होने लग रहा है। तो 2 दिन का ब्लॉक लेना जरूरी था, क्योंकि हर 2 दिन के बाद
एक पैटर्न है, ये पैटर्न है, ये देखो 2-2 दिन का पैटर्न है, 2 दिन का पैटर्न, फिर यहाँ 2 दिन का पैटर्न, इस तरह से रिपीट करेगा। अभी तो बहुत छोटा वर्क था, कल को 2 लाख वर्क होता, 2 लाख यूनिट वर्क भी होता तो भी ऐसे ही रिपीट कर रहा होता, और 100 दिन में होता तो 100 दिन तक रिपीट कर रहा होता, ठीक है। तो 2-2 दिन का ब्लॉक बना लेंगे, 2 दिन में जो टोटल वर्क करेगा वो तो 47 यूनिट हो गया, क्योंकि पहला दिन ए कर रहा है, दूसरा दिन ए प्लस बी प्लस सी तीनों कर रहा है, तो टोटल 47 यूनिट वर्क हो गया। यानी 47 पहला 2 दिन में, फिर दूसरा अगला 2 दिन में 47 94 हो गया, बचा 26। पांचवा दिन सिर्फ ए काम करेगा, ए अकेले कितना काम कर लेगा 10 यूनिट, तो 10 यूनिट, और पांचवा दिन बच कितना गया 16। अब 16 यूनिट को काम करेगा ए प्लस बी प्लस सी, जो कि 37 होगा, तो 16/37 टाइम लगेगा, यानी 5 + 16/37 यानी 5.4 डेज आंसर हो जाएगा एकदम। इसमें कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, बेसिक से चलना है, और इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है, इसको बहुत ही ईजिली कंसेप्चुअली मैनुअली किया जाता है और बहुत जल्दी हो जाता है। मैं तो पूरा डिटेल में इतना समझा के बता रहा हूँ, नहीं तो मेरा पहला ही सवाल क्वेश्चन लिखा था ए बी सी का, सीधे मैं एफिशिएंसी लिखता, वर्क वर्क कुछ नहीं लिखता, मैं सीधे एफिशिएंसी लिखता, डे 1 डे 2 का निकालता, तुरंत ब्लॉक में कन्वर्ट करके आंसर निकाल देता। एकदम ऐसे ही करना है आप लोग को भी, ये तरीका है। अगर कोई वीक स्टूडेंट भी है जो थोड़ा सा एवरेज है या एवरेज से कम है, उसको भी ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, और उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता चला जाएगा, ताकि वो भी मैच में अच्छा स्कोर करके अच्छी टक्कर दे सके एग्जाम में। तो चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सवाल कह रहा है कि 5 बेल है, घंटी, जो एक साथ बजना शुरू होता है 9 बजे, ठीक है, और पहला घंटी जो है वो 12 सेकंड में बज रहा है, दूसरा 18 सेकंड में बज रहा है, तीसरा 24 सेकंड में बज रहा है, चौथा 36 सेकंड में बज रहा है, और पांचवा जो है वो 45 सेकंड में बज रहा है, ठीक है। अब देखो, जब भी कॉन्सेप्ट क्या है, देखो मैं हमेशा कॉन्सेप्ट लिखवाऊंगा, ठीक है, एक सेकंड। कॉन्सेप्ट ये है कि जब बेल डिफरेंट टाइम इंटरवल पर रिंग होता है, तो हमें वो टाइम पता करना होता है जब ऑल रिंग टुगेदर। सवाल मोस्टली यही आता है, और आया भी वही सवाल, एट व्हाट टाइम द बेल विल रिंग टुगेदर अगेन। तो अगर एक 12 सेकंड में हो रहा है, दूसरा 18 सेकंड में हो रहा है, तीसरा 24 सेकंड में हो रहा है, ठीक है, चौथा 36 सेकंड, और लास्ट वाला जो है वो 45 सेकंड पे, तो कौन सा ऐसा एक टाइम होगा जब सारे के सारे रिंग होंगे? सोच के देखो वो नंबर क्या होगा। क्या वो नंबर, आप ही लोग से पूछता हूँ, क्या वो नंबर 12 + 18 + 24 + 36 + 45 ये होगा? या वो नंबर 12 18 24 36 और 45 का HCF होगा? सोच के देखो, क्या वो नंबर ये होगा या वो नंबर ये होगा? दोनों में से कौन सा नंबर होगा? एक्चुअली दोनों में से कोई नंबर नहीं होगा, क्योंकि 12 का अगर टाइम इंटरवल है तो हर 12 सेकंड पे ये बजेगा। अगर 18 का है तो हर 18 सेकंड पे ये बजेगा। 24 का है तो हर 24 सेकंड में बजेगा। ये 36 सेकंड में बजेगा। ये 45 सेकंड बजेगा। इसका मतलब एक एक अपने अपने एक साइकिल में ये लोग होंगे, ठीक है। अब इन सबको एक जगह मिलाने के लिए एक ऐसा नंबर चूज करना होगा जो इन सारे का मल्टीपल हो, यानी हमें निकालना होगा एलसीएम ऑफ 12 18 24 36 और 45, ठीक है। एलसीएम निकालना होगा। ये एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन, जिसको लघुत्तम समापवर्तक भी बोलते हैं शायद हिंदी में। एलसीएम क्या होता है? इन सारे का मल्टीपल, मतलब वो एक ऐसा नंबर होगा जो इन सब का मल्टीपल होगा। ये सारे उसको मल्टीप्लाई करूँगा, यानी कि वो एलसीएम जो है इन सारे नंबर से कट रहा होगा। तो इस पॉइंट पर तो 45 वाला भी रिंग करेगा, 36 वाला भी रिंग करेगा, 24 वाला भी रिंग करेगा, 18 वाला भी रिंग करेगा, 12 वाला भी रिंग करेगा, यानी कि वो टाइम है जब सारे के सारे रिंग करेंगे एक साथ, ठीक है। इसलिए एलसीएम निकाला जाता है, ना कि एचसीएफ, ना ही एडिशन, ये सब कुछ नहीं। इसलिए ये सब जो कॉन्सेप्ट दिमाग में था ये सबको निकाल के फेंक दो। अब सवाल है, हाउ टू फाइंड एलसीएम। सब लोग 10 तरह से सॉल्व करते हैं सवालों को, तो आपके पास भी कोई ना कोई मेथड होगा सॉल्व करने का। चलिए मैं एक तरीका बताता हूँ। एलसीएम निकालने के लिए क्या किया जाता है कि सबसे पहले सबसे बड़े नंबर को ले लो, ले लिए, मल्टीप्लाई लगाओ। उससे छोटा नंबर क्या है? 36। 36 क्या है? 9 × 4। तुमको सिर्फ फैक्टर देखना है कि कौन सा फैक्टर 45 में नहीं है। तो 36 में 9 × 4 है, तो 9 तो है, लेकिन 4 नहीं है। 4 से गुना करो। अब उससे छोटे पे आओ, 24। 24 में 4 भी है,
3 भी है यहाँ पे, लेकिन 2 नहीं है। मतलब मेरे कहने का मतलब है 8 × 3 हुआ ना यहाँ पे, ये तो 8 × 3 हुआ। इसमें सिर्फ 4 है, 8 नहीं है, यानी 2 और देना पड़ेगा ताकि 8 हो जाए। 18 में आ जाओ। 18 में 9 है, 2 है, इसमें 9 है, इसमें 2 है, 18 भी है। 12 में देखो, 12 में क्या है, 4 और 3 है, 4 है 3 है, यानी ऑलरेडी सब है, इसलिए अब यहाँ कुछ ऐड नहीं करना है। कितना हो गया, मल्टीप्लाई नहीं होगा, यानी 45, 180, 360, यानी कि आफ्टर 6 मिनट्स यही आंसर है। तो 6 मिनट के बाद अगर पहला 9 AM पे है, 6 मिनट बाद 9:06 AM हो जाएगा। ठीक है, यही आंसर हो गया। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना भाई? कहीं कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में लिखना, छोड़ना नहीं। एक एक छोटे छोटे सवालों को, एक एक छोटे छोटे बारीकियों को समझाऊंगा ताकि तुम लोग को मैथ बहुत आसान लगने लगे। और ऐसे ही लेक्चर मैंने रीजनिंग के भी तैयार किए हैं, तो मैथ और रीजनिंग का डर अपने मन से बिल्कुल हटा दो। तुम लोग बस प्रैक्टिस करो, मेरा सॉल्यूशन देखो, मैं सॉल्यूशन एकदम नॉर्मल रखा हूँ, मैं सॉल्यूशन बहुत बड़ा कुछ भी 30 मार्क हाँ टाइप नहीं कर रहा हूँ। मेरा फोकस उन बच्चों पे है जो बॉर्डर पे खड़े होते हैं, बाउंड्री पे खड़े होते हैं और सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। मेरा फोकस उन पे बिल्कुल नहीं है जो ऑलरेडी टॉपर हैं, जो एकदम बहुत आगे निकल चुके हैं, मतलब हर क्वेश्चन को 5 सेकंड में कर ले रहे हैं, सारा सारा सवाल कर दे रहे हैं। भाई ऐसे बच्चे बहुत कम हैं। मोस्टली जिनको सिलेक्शन लेना है वो या तो एवरेज है, या एवरेज से कम है, या बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं। वीक स्टूडेंट्स, उनको भी तो सिलेक्शन लेना है, वो भी तो कभी वीक हैं, अभी वीक हैं, कभी उनको भी तो आगे बढ़ना है। आज जो टॉपर है वो भी तो कभी वीक था। तो वीक स्टूडेंट्स के लिए भी टेंशन नहीं लेना है, मैं ऐसा सॉल्यूशन दूंगा, ये एग्जाम में आप ऐसे डायरेक्ट कर सकते हो। अब जैसे ये इंटरवल का आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, तब आपको अगली बार जब ये सवाल आएगा तो सीधे आपको एलसीएम निकालना है। आपका पहला ही स्टेप ये होगा, खत्म। 10 सेकंड भी नहीं लगेगा। मैं तो ये पूरा कहानी समझा रहा हूँ इसलिए ताकि आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आगे कैसा भी कोई क्वेश्चन आए तो कल को कोई एससीएफ नहीं निकालने लगे, कल को कोई एडिशन नहीं करने लगे। ये सब जरूरी है, क्यों एलसीएम निकाल रहे हैं हम लोग, वो जानना जरूरी था। ये सब कॉन्सेप्ट है जो समझना बहुत ज़रूरी है। टेंशन नहीं लेना है, मैं सारे क्वेश्चंस को बढ़िया से कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर दूंगा। फिर किसी भी तरह का कोई भी टिपिकल क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारे क्वेश्चन हम एग्जाम में करके आएंगे। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। What is the length of the longest pole that can be placed in a room of dimension 10 × 10 × 5? तो ये कौन सा रूम है? ये एक क्यूबॉइड है। क्यूबॉइड समझते हो? क्यूबॉइड ऐसा होता है, हिंदी में भी इसको कुछ बोलते हैं, मेरे को पता नहीं है। अपने घर को देख लो ना, रूम को देख लो, तुम्हारा रूम ऐसा ही है। ठीक है, क्यूबॉइड में ये सब क्यूबॉइड है। ये लेंथ हो गया, ये चौड़ाई हो गया, ये हाइट हो गया। ठीक है, LBH यही है। अब कह रहा है कि इसमें हमें एक लॉन्गेस्ट पोल रखना है। सबसे लंबा पोल कौन सा रख सकते हैं हमारे रूम में? तो देखो, अगर फिगर 2D होता, जैसे कि रेक्टेंगल, तो इसमें तो जो डायगोनल होता है वही सबसे लंबा होता है। ठीक है, फिर तो आंसर डायगोनल हो जाता। अगर फिगर 3D है तो इसमें भी डायगोनल होता है, लेकिन उसको बोलते हैं स्पेस डायगोनल। और वो क्या होगा, आप ही लोग बता दो कि स्पेस डायगोनल क्या होगा इस फिगर में। चलो मैं ही पूछ लेता हूँ। अगर ये है वो रूम, जिस रूम की बात हो रही है, क्या ये लाइन मैंने यहाँ से इस पे ज्वाइन किया है, यानी अगर ये ए है और ये बी है और ये सी था और ये डी था, क्या AC जो है वो स्पेस डायगोनल है? मेरा सवाल ये है आप लोग से, बताओ, क्या ये वो लाइन है जो सबसे बड़ी लाइन है? इसका आंसर है नो, ये स्पेस डायगोनल नहीं है। ठीक है, बताते हैं क्या है। PQA है, D दिया हुआ है, यहाँ M लिख दो, यहाँ N लिख दो। ठीक है, सारा वर्टेक्स हो गया कवर। अब देखो जरा CQ के बारे में सोचो, CQ क्या है? CQ ये वाला लाइन है जो इस कोना से शुरू हो रहा है, यहाँ से, और उस कोना तक जा रहा है अंदर में। यही तो है वो सबसे लंबा लाइन। ध्यान से देखो कैसे, अब मैं बताता हूँ कैसे। ये L था, ये H है,
तो AC कितना हो गया, L स्क्वायर प्लस H स्क्वायर रूट अंडर, ये वाला AC। अब ध्यान से देखो इस फिगर में, ट्राइंगल ACQ में देखो, दिख रहा है, ACQ दिख रहा है, ये है तुम्हारा B। भाइयों ये बनेगा 90 डिग्री, एंगल A जो होगा वो होगा 90 डिग्री। तो तुम्हारा CQ कितना हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस AQ स्क्वायर रूट अंडर। AC स्क्वायर कितना हो गया, यहाँ AC दिया हुआ था, स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, और AQ स्क्वायर ऑलरेडी AQB का वैल्यू होता है, तो B स्क्वायर पर रूट अंडर। CQ का वैल्यू ये आ गया, AC का वैल्यू ये है, और CQ का वैल्यू ये है, देख लो कौन बड़ा है। तो जो स्पेस डायगोनल होता है एक क्यूबॉइड में वो ये होता है, इधर वाला, ये लाइन होता है। तो जो लॉन्गेस्ट रॉड हम लोग इस रूम में रख सकते हैं ना, वो इस कोना से उठाओ, इस कोना पे रॉड को रखो, और उस कोना तक लेके चले जाओ, इस कोना तक। अपने रूम में तुम ट्राई करके देखो, सबसे लंबा रॉड वही मिलेगा। ये वाला लाइन तो एक एक पार्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल हो गया वो, लेकिन पूरे रूम का जो डायगोनल होगा वो ये होगा सबसे लंबा। सवाल पूछा था कि लॉन्गेस्ट पोल जो हम लोग रख सकते हैं वो क्या होगा, तो लॉन्गेस्ट पोल जो होगा इस सवाल में वो होगा 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 225 यानी कि 15। समझ में आ गया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैंने डाले हैं कि ये डाउट होना ही है, इसी डाउट को दूर करने के लिए मैं सारे सीरीज लेकर आया हूँ। और अब आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब कल को लॉन्गेस्ट की कोई रॉड बोल दे घर में रखने के लिए, या कुछ भी इस टाइप का सवाल है, आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट, तो अब एक बेहतरीन सवाल प्रॉफिट एंड लॉस का करते हैं। चलो पहले सब लोग ट्राई करो, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने काफ़ी अच्छे से इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। तो सवाल कह रहा है कि एक डीलर है जो कि 20% का डिस्काउंट दे रहा है MRP पे। ओके, कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग थोड़ा। 20% का MRP पे वो दे रहा है, 72,000 उसका MRP है, ठीक है। उससे 20% का डिस्काउंट देता है, तो उसको 10% का लॉस हो जाता है, ठीक है। कह रहा है कि व्हाट डिस्काउंट शुड ही अलाउ ऑन द मार्क प्राइस सो दैट ही गेन 440 ऑन द आर्टिकल। अब उसको 440 गेन करना है, इस क्वेश्चन का अप्रोच कैसे करेंगे। सबसे पहले तो ये देखना है कि 440 का कहीं कोई लिंक नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। 440 72,000 से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो अगर 440 का गेन चाहिए तो हमें CP पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे CP। CP फाइंड करने के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि SP क्या है। SP जो है वो है 80% ऑफ MRP, क्योंकि 20% का डिस्काउंट दिया था, और ये 10% का लॉस भी हो रहा है, यानी 90% ऑफ CP भी है। तो MRP बाई CP कितना हो गया, 9/8। इसका वैल्यू दिया है 72,000, तो 8 का वैल्यू कितना हो गया, 64,000। सीधा आंसर आ गया, CP निकल गया। सबसे बेस्ट तरीका होता है, अगर MRP पे डिस्काउंट दिया हुआ है और प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज दिया हुआ है, तो डायरेक्ट MRP बाई CP निकाला जा सकता है। ये हो गया 64,000। अब CP 64,000 है, प्रॉफिट चाहिए 440 का, यानी हमें चाहिए 64,440। 64,440, तो 64,440 SP के लिए, और MRP दिया है 72,000। डिस्काउंट कितना देना पड़ेगा, सीधा 72,000 में से 64,440 घटा दो बाई 72,000 इंटू 100, यही हो गया। इसमें से घटा दो, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 4 गया 5, 11 में से 4 गया 7, ये हो गया 720, ये कट गया। 72 से 720 हो जाएगा, प्लस 36/72, ये तो 10% हो जाएगा, और ये 5%। मैंने क्या किया आपको समझ में आया, ये 720/72 हो गया ना, ये 10% हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0.5, 10.5%। कितना टाइम लगा, हार्डली मेरे को इसमें
1 मिनट भी नहीं लगाओगे, 1 मिनट से भी कम लगाओ, क्योंकि मैं अगर लिखता तो मैं डायरेक्टली MRP बाई CP लिखता, तो CP 64,000 आता। जैसे 64,000 आता था, आप SP निकाल लेते, 64,400 SP हो गया, 440। अब 72,000 में कितना % डिस्काउंट देना है, तो ये यहाँ से आ जाएगा। हो गया क्वेश्चन खत्म। अब तो हम लोग क्वेश्चन को फास्ट करेंगे, क्योंकि इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कम टाइम में करें, लेक्चर काफ़ी बड़ा हो जाएगा नहीं तो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 228 फॉर ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट 8% पर एनम। 8% पर एनम है, कितने साल के लिए? 1.5 ईयर्स के लिए, ठीक है। व्हेन द कंपाउंड इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाफ ईयरली का मतलब क्या होता है कि हर 6 महीने पे एक बार इंटरेस्ट लग जाएगा, ठीक है। तो अभी ये जो 8% है ना, ये पर एनम कंपाउंडेड एनुअली है, तो हाफ ईयरली कितना हो जाएगा? 4%। यानी कि अगर 1.5 साल का बात करें तो 6 मंथ, 6 मंथ और 6 मंथ, ये 4%, 4%, 4%, ठीक है। क्योंकि 1 साल का 8% था, तो हाफ ईयरली हो जाएगा 4%, यानी 4% 3 बार लगने वाला है, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये हो जाएगा CI। SI के केस में क्या होता है? SI के केस में इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं लगता है, यानी कि SI के केस में सीधा 1 साल का 8% और दूसरे साल का 6 महीना है तो 4%, 12% हो गया। इसका निकालना है, ये निकालना होगा हम लोग को, इफेक्टिव निकालना होगा। तो इफेक्टिव निकालने आप लोग आता है? इफेक्टिव निकालने का तरीका जो होता है, अगर A% और B% है, उसका इफेक्टिव होता है A प्लस बी प्लस AB/100, ठीक है, ये याद रखना। तो 4 का कितना हो जाएगा? 8 प्लस 16/100, 8.16। अब 8.16% और 4% का निकाल लो, कितना हो जाएगा ये? 12.16 प्लस इन दोनों में मल्टीप्लाई कर लो, 64, 32, 0.32, दोनों को जोड़ दो, ये हो जाएगा 12 पॉइंट, इधर 64 हो गया, 16, 32, 48 हो गया, 48, 64%। ये हो जाएगा CPCI का इफेक्टिव, जो 1.5 साल के बाद जो इफेक्टिव परसेंटेज जो बनेगा, ठीक है। और SI का कितना बन रहा है? SI का बन रहा है 12%। तो डिफरेंस कितना का हो गया? 0.4864% जो डिफरेंस है, वही तो 228 के बराबर है। तो निकालना क्या है? व्हाट इज द सम, प्रिंसिपल निकालना है, यानी कि 100% निकालना है। 100% कैसे निकलेगा? 228 डिवाइडेड बाई 0.4864 इंटू 100। कोई दिक्कत? अब यहाँ थोड़ा सा काटकुट होगा, तो इस काटकुट के लिए तैयार रहो, क्योंकि यहाँ से ये हटेगा जैसे, तो यहाँ पे आ जाएगा 10⁴। कोई दिक्कत? अब ये काटना होगा, कैसे काटेंगे? 4 से काटो, 57 हो गया, 4 से कटेगा 12, 16, दिक्कत? 57 और 2, 57 और 19 से कटता है, 19 से ये कट रहा है क्या? 114, 7, 94, 76, हाँ कट रहा है। 19 से गया 3 बार में, 19 से जाएगा ये, 19 छः 114 और 19 चौक, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब 64 है, ये भी कटेगा। अब देखो कैसे कटेगा। अब यहाँ 10 का पावर 4 हटा के इस पर 4 जीरो लगा दो। अब ये काट दो, इसको काटो 8 से, 8 हटाई 64, 8 से कटेगा 1250। फिर 4 से कटेगा 2 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में, और ये गया 625 बार में। यानी कि जो आंसर होगा वो होगा 625 इंटू 70। कितना होगा? ऑप्शन में चलते हैं, ये नहीं होगा। 47 का फैक्टर है नहीं, ये भी नहीं होगा। समझ रहे हो? ऐसे ही काटना होगा। तो बच रहा है कि ये और एक ये, 625 इंटू 75 है, तो 75 से कट रहा है, नहीं कि 3 का मल्टीपल होगा। 9, 6, 15, 4, 19, ये तो 19 है, यानी ये भी नहीं कटेगा, यानी यही आंसर होगा। इसको गुना करके देख लेना, आंसर वही आएगा। ये आंसर 46875 ही आएगा। हम लोग जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन का कैलकुलेशन ही करेंगे, हम लोग कुछ क्वेश्चन को ऑप्शन से भी जा सकते हैं। ये तीनों नहीं हो सकता है, और आंसर यही है, ये पता है हमें। 625 इंटू 75 करना है, तो सिंपल है, कुछ करना नहीं है। हाँ, ये बहुत मस्त सवाल है, SSC का बहुत ही फेवरेट कॉन्सेप्ट है। चलो सब लोग निकालो, क्योंकि नंबर सिस्टम SSC ने भर भर के क्वेश्चन पूछा है, तो ये सवाल भी काफ़ी बढ़िया है। कह रहा है कि अगर 2 का पावर 305 प्लस 303
अगर इसको हम 9 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा? ठीक है, ये है सवाल। अब देखो, ऐसे में क्या होता है ना कि हम लोग कोशिश करते हैं कि 305 को रिड्यूस करें, जो बड़ा पावर है उसको रिड्यूस करना होता है। इसको रिड्यूस करने के लिए क्या करना होता है? चलो मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट थोड़ा समझा देता हूँ। ज़्यादा मैं अभी बहुत तेज चलूंगा, थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा हम लोगों को क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। अगर 2 का पावर एक 9 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 2। अगर 2 का पावर 2 9 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा? 4। अगर 2 का पावर 3 9 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर बचेगा 8। 2 का पावर 4 रिमाइंडर 9 से होगा तो कितना बचा? 16 में से 9 गया, 9 7। वैसे ही 2 का पावर 5 अगर 9 से डिवाइड होगा तो 32 9, 9 3 27 और 5 32। 2 का पावर 6 जब 9 से डिवाइड होगा तो 64, एक रिमाइंडर बच रहा है। देख रहे हो? तो ये जो 9 की साइक्लिसिटी है ना, यानी कि 2 का हर 6th पावर, ये जब 9 से डिवाइड होगा तो रिमाइंडर 1 आएगा। बस यही कॉन्सेप्ट है। यानी कि अगर हम 305 को, अगर हम 6 के ब्लॉक में, 6 के ब्लॉक में अगर हम डिवाइड कर दें तो कहानी खत्म हो जाएगा। इसको 6 से डिवाइड करो तो देखो होगा क्या कि, तो यहाँ पे क्या होगा कि जब ये ब्रेक होगा तो ये 50 + 5 इसी में तो ब्रेक होगा। 6 से डिवाइड करने पे 50 वाला तो पूरा कट गया और ये हो जाएगा, यानी 2 के पावर 6 का पावर 50 हो गया, प्लस 2 का पावर 5 डिवाइडेड बाई 9, तीन होगा। अब ये तो पता है कि हर 2 का पावर 6 रिमाइंडर 1 देता है, तो ये पूरा का पूरा 1 दे देगा, तो बचा क्या? 2 का पावर 5 बच गया। यानी 2 का पावर 305 में से सिर्फ 2 का पावर 5 ही बचा, प्लस पहले से क्या दिया हुआ है? 303 डिवाइडेड बाई 9। तो 32 में 303 ऐड करोगे कितना हो जाएगा? 335 हो जाएगा। 9 से डिवाइड करो इसको, कितना आ रहा है? 27 63, 2 बच जाएगा, तो हो गया रिमाइंडर। यही हो गया आंसर। अब सवाल ये है कि एग्जाम में क्या तुम ये सब कर पाओगे? क्या साइक्लिसिटी निकाल पाओगे क्या? तो नहीं। तो एक काम करो, इसका मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ। ठीक है, 9 की सिंप्लिसिटी निकालिए ना, ये साइक्लिसिटी। 9 कितना होता है? 3 स्क्वायर। 9 को प्राइम नंबर के स्क्वायर में लिख दो। जैसे मान लो अगर यहाँ पे 16 लिखा होता या 18 लिखा होता, 18 कैसे होता है? 3 का स्क्वायर इंटू 2 का पावर 1, ऐसे लिखना होगा। ठीक है, उसी तरह 9 का 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 9 का जो सिंपली ये जो साइक्लिसिटी होगा वो होगा 9 1 माइनस 1 बाई, जिसका पावर लिखे थे तो 1/3 में लिख दो। 9 इंटू 2/3, 18/3 6 आंसर। यानी 6 साइक्लिसिटी, यानी कि इस पावर को 6 के टर्म में ब्रेक कर दो, 305 को 6 के टर्म में ब्रेक कर दो तो सिर्फ 5 ही बचेगा रिमाइंडर, और प्लस तो 2 का पावर 5 हो गया, प्लस 303 था ही, 9 से डिवाइड करो, सीधा 2 आंसर हो गया। समझ में आ गया? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो। अगर 18 से करना होता तो कैसे करते? 18 का निकाल रहे होते तो क्या करते? 18 1 माइनस 1/2 है, 1 माइनस 1/3 है, तो कितना हो जाता? 18 इंटू 1/2 इंटू 2/3, 6 3 18, कितना हो जाएगा? 6 3 3 दूना 6, इसका भी आंसर 6 ही आ रहा है। यानी 18 का भी जो तुम्हारा वो होता है ना साइक्लिसिटी, वो 6 ही आता। तो पावर नीचे में रिमाइंडर 9 हो 18 हो, उसके अकॉर्डिंग तुम डिवाइड करके कहानी खत्म कर सकते हो। चलो आगे चलते हैं, काफ़ी लेट हो रहे हैं हम लोग, जल्दी जल्दी क्वेश्चन करना है। नंबर पैटर्न, हाँ एक चीज़ हमेशा है कि नंबर सिस्टम में रिकॉग्निशन ही सब कुछ होता है, रिकॉग्नाइज कर लिए अगर तो आसानी से हो जाता है। अब कह रहा है कि राहुल डिवाइड्स हिज कंप्लीट जर्नी इन 3 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, ये ले लो भाई, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट। ठीक है, एक में 30 था, दूसरे में 40 है और तीसरे में 50 है। अब कह रहा है कि एवरेज स्पीड से तो भाई भर भर के सवाल आता है एसएससी जीडी में। मैंने देखा है कि इतने क्वेश्चन आए हैं एवरेज से। अभी तो 3 है ना, आगे 4 भी मिलेगा। 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, अब एवरेज पूछेगा। कुछ मत करो, इसका 1 है, 1 ले लो, डिस्टेंस 1 ले लो। ठीक है, तो जो एवरेज होता है वेलोसिटी, वो कितना होता है? टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। कोई दिक्कत है? हाँ नहीं ना। टोटल डिस्टेंस 3 हो गया, टोटल टाइम कितना होगा? 1 यूनिट चल रहा है 30 में, तो 1/30 टाइम लगेगा उसको। डिस्टेंस बाई टाइम ही तो होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड ही तो होता है टाइम। यहाँ भी 1/40 प्लस 1/50, बस यही है आंसर, खत्म। कैसे निकालोगे? 3 ऊपर में 30 40 50 चला जाएगा, वो भी समझ में आएगा तुमको। यहाँ पे 40 इंटू 50 हो गया, प्लस 30 इंटू 50 हो गया, मैंने एलसीएम ले लिया है। ठीक है, प्लस 30 इंटू 40, कोई दिक्कत? बस अब ये सॉल्व कर लो। सॉल्व करो तो ऊपर कितना आ जाएगा? 4 3 12 12 25, बराबर 60 3 18, 1800 हो गया ऊपर।
नीचे हो जाएगा 2000, ये हो जाएगा 1500, 3500, 3500 और 1200, 4300। और ये 1800 हो गया ना, बचोगे 20, 20 3 60, 3 180 में एक जीरो और 2 जीरो और बैठेगा, ये 2 जीरो 2 जीरो हट गया। अब 1800 बटा 47, ये हो जाएगा आंसर। कितना आ रहा है ये? 43। ये तो निकालना पड़ेगा भाई। 43 3 17 21 12। ठीक, चलो निकाल ही लेते हैं, क्यों इतना दिमाग लगाना है। 39, 7 8 चौके 32, 56 का 4 में 5, 32 से 5, ये हो जाएगा 14, पॉइंट देंगे 0 38 पॉइंट समथिंग आ रहा है, ये आंसर है। ठीक है, अब देखो, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है। अगर इक्वल डिस्टेंस दिया हो और 3 एवरेज दिया हो, तो सीधे वी एवरेज होता है 3 इंटू V1 इंटू V2 इंटू V3 डिवाइडेड बाई V1 इंटू V2 प्लस V2 इंटू V3 प्लस V3 इंटू V1। हो गया, खत्म, क्वेश्चन खत्म। यही लिखना है सीधे, कहीं कुछ नहीं करना है, सीधे ये लिखो, क्वेश्चन आगे करो, क्वेश्चन उससे, क्वेश्चन पे टाइम वेस्ट ही नहीं करना है। क्वेश्चन दिखा, फॉर्मूला यहाँ सामने है, कैसे आया मैंने दिखा दिया। मैंने जानबूझ के ये वाला स्टेप किया है ताकि तुम लोग को कुछ रटना नहीं पड़े, समझ समझ के करना है सब कुछ। लेकिन ये बेसिक भी कर सकता है ना, एक बेसिक, जिसका मैथ्स बेसिक लेवल पे है वो भी कर सकता है कि नहीं कर सकता है इसको? तो सब कोई कर सकता है, सब कोई करेगा। मेरा वीडियो देखने के बाद हर बच्चा मैथ बनाएगा। नेक्स्ट, कह रहा है कि एक थीप है चोर, जो कि अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है 60 किलोमीटर पर आवर से आफ्टर 30 मिनट। 30 मिनट के बाद जो है पुलिस जो है स्टार्ट करती है सेम प्लेस से, बट एट द स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितना घंटा में पुलिस जो है वो चोर को पकड़ लेगा? भाई देखो, सिंपल सा बात है, चोर पुलिस का चेज प्रॉब्लम जब भी आए पकड़ने वाला, तो हम लोग को ये देखना होता है कि जैसे यह पुलिस है, ऑब्वियसली चोर तो उससे आगे होगा ना। हम लोग को बस इतना देखना होता है कि जब पुलिस स्टार्ट किया दौड़ना चोर के पीछे, इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है, बस क्वेश्चन खत्म। हमेशा लीड, इसको लीड डिस्टेंस बोलते हैं, लीड डिस्टेंस, जो कि चोर लेके रखा रहता है, चोर पहले से लिया रहता है, तो वही तो डिस्टेंस कवर करना है। अब ऑब्वियसली पुलिस की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, इसकी वेलोसिटी स्पीड कम होगी, तभी तो पुलिस चोर को पकड़ पाएगा। तो अगर यहाँ पे थीफ का स्पीड दिया है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और पुलिस का दिया है, बता रहा हूँ क्या होता है, पर आवर। अच्छा, 30 मिनट बाद, यानी 30 मिनट में पुलिस दौड़ना शुरू करता है। ठीक है, तो 30 मिनट में कितना ट्रैवल कर लेगा? 30 किलोमीटर, 60 किलोमीटर पर आवर है, तो 30 किलोमीटर ट्रैवल कर लेगा। यानी पुलिस और थीप के बीच डिस्टेंस कितना है? 30 किलोमीटर। ये समझ रहे हो? अब पुलिस चल रहा है 80 किलोमीटर से, थीप चल रहा है 60 किलोमीटर, दोनों के बीच रिलेटिव डिस्टेंस जो है वो है 30 किलोमीटर का। तो रिलेटिव टाइम, यानी कि रिलेटिव टाइम जो होगा वो क्या होगा? रिलेटिव डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड। ठीक है, रिलेटिव डिस्टेंस क्या होता है? अब सेम डायरेक्शन में अगर चल रहा है तो डिस्टेंस तो 30 हो गया, स्पीड कैसे निकालते हैं? अगर सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो V1 माइनस V2, सेम डायरेक्शन। मैं जैसा लिख रहा हूँ ना नोट्स में, आप लोग को एक बार फिर से रिवाइज करना है सब कुछ आके वापस। V1 प्लस V2 हो जाता है जब अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा हो। ये मैं सिंपल बता रहा हूँ, ये इस सिचुएशन में लागू नहीं हो रहा है। मैं जनरल बता रहा हूँ कि रिलेटिव स्पीड क्या होता है। सेम ट्रेन के लिए मोस्टली आएगा, ट्रेन के केस में। तो यहाँ पे सेम डायरेक्शन में है तो 60 माइनस कितना है, 80 माइनस 60, ये 20 हो गया, 30 1.5 हो जाएगा। ठीक है, यानी 1.5 घंटे के बाद चोर पुलिस को पकड़ लेगा। अब देखो, चलो चलो टेस्ट कर लेते हैं। अगले 1.5 घंटे में चोर कितना ट्रैवल कर लेगा? 60 किलोमीटर पर आवर के, लेट्स वेरीफाई। हालांकि करना नहीं चाहिए, सबका टाइम नहीं है, तो एग्जाम सर पे है। अगर 60 किलोमीटर चल रहा है तो 1.5 घंटे में वो 90 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, पुलिस जो है अगर 80 किलोमीटर चल रहा है तो 1.5 घंटे में वो 120 किलोमीटर चलेगा। ठीक है, ये 90 चला, ये 120, अब पहले से इसमें 30 किलोमीटर ये आगे निकल चुका है, आधा घंटा चला देखो। ये भी 120 चला और ये भी 120, यानी कि इस पॉइंट पे पुलिस चोर को पकड़ लेगा। 1.5 घंटा आंसर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत दिक्कत कहीं नहीं आएगी, बस काम करते चलो, मेरे साथ चलो। हाँ भाई, अब आएगा खेल। ये शुरू हुआ अब खेल सर्कुलर रेस का।
रेस तो सब करते हैं, लेकिन जो सर्कल में घूमे वही तो सर्कुलर रेस है, और यही तो घुमाता है क्वेश्चन। क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसे ही घूमता है जैसा सर्कुलर रेस में दिखा रहा है ये फिगर। ठीक है, सवाल क्या है कि एक सर्कुलर रेस है, 400 मीटर का लेंथ है, तो ट्रैक लेंथ कितना है इसका? ये 400 मीटर है। ए और बी का स्पीड जो भी दिया है, ए का दिया है 10 मीटर पर सेकेंड और बी का दिया है 16 मीटर पर सेकेंड। कोई दिक्कत यहाँ तक? सेम टाइम पे सेम पॉइंट से चलते हैं। आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल बी एट द फर्स्ट टाइम एट द स्टार्टिंग पॉइंट। ओके, स्टार्टिंग पॉइंट में मिलना है, ठीक है ना? यह है ए, यहीं पे मिलना है, यहीं से चलेंगे ये लोग दोनों, ये दोनों यहीं से चलेंगे और वापस इनको मिलना स्टार्टिंग पॉइंट पे, कहीं भी नहीं। क्योंकि देखो ट्रैक पे भी कहीं हो सकता है मिले ये लोग, ठीक है ना? लेकिन जो मेन इन लोग को जो मीट करना है, जो पूछा गया सवाल में मुझे, ये है कि वो लोग स्टार्टिंग पॉइंट में मिलेंगे अगर सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट, हम बहुत ध्यान से समझेंगे कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट ये है कि अगर उन लोग को स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलना है, सोचो दोनों चला, ए का स्पीड कम है, बी का स्पीड ज़्यादा है, तो बी जब अगली बार उससे मिलेगा यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे, तो बी ए से पूरा का पूरा लैप एक्स्ट्रा कवर किया होगा, समझ रहे हो? यानी कि पूरा का पूरा ये एक राउंड, 1 राउंड, 2 राउंड, 4 राउंड में पता नहीं कितने राउंड के बाद मिलेगा, राउंड कवर किया होगा एक्स्ट्रा, समझ रहे हो ना? मान लो 4 राउंड हो सकता है, 5 राउंड हो सकता है, 6 राउंड हो सकता है। तो पूरा का पूरा राउंड कवर करने में पहले ए को कितना टाइम लग रहा है? 1 राउंड। ए का टाइम कितना है? 400 है बटा 10, 40 सेकंड में ए जो है पूरा 1 राउंड कवर करके स्टार्टिंग पॉइंट पा जाता है। देखो सवाल स्टार्टिंग पॉइंट में पूछा है, इसलिए हम लोग को यही करना है। 1 राउंड बी का टाइम कितना है? ये है 400 बटा 16। तो दिक्कत यहाँ तक? 25 सेकंड, यानी ए जो है 40 सेकंड में स्टार्टिंग पॉइंट में पहुंच रहा है, हर 40 सेकंड में पहुंच रहा है, और बी जो है हर 25 सेकंड में पहुंच रहा है। कौन सा ऐसा टाइम होगा जब वो दोनों एक साथ पहुंचेंगे? यही तो सवाल है। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये नंबर जो होगा वो होगा एलसीएम ऑफ 40 और, कैसे निकालते हैं? 40 इंटू 5 है, एक 5 नहीं है, एक 5 ऐड करो, 200 सेकंड हो गया। यही आंसर भी है, नहीं 200 सेकंड के बाद ये दोनों मिलेंगे ही मिलेंगे, कंफर्म है। वो भी स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, ठीक है? अब इसका एक दूसरा तरीका भी है। क्या है दूसरा तरीका? ध्यान से देखो, वेलोसिटी का रेशियो कितना है? ये है मेथड 2। वेलोसिटी का रेशियो कितना है? वो है 5:8, ठीक है? जो वेलोसिटी का देखो सेम, जब मिलेंगे तो मिलने टाइम तक जो टोटल टाइम स्पेंड हुआ होगा जब तक वो मिलेंगे, उस समय टाइम तो कांस्टेंट होगा दोनों का, मतलब सेम टाइम पे ही मिलेंगे ना। तो अगर टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस का रेशियो कितना हो जाएगा? यानी जब वो लोग मिले होंगे उस समय उन लोगों ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। ये समझ में आ रहा है? क्योंकि टाइम सेम है, एक ही टाइम मिलेगा ना। मान लो 40 सेकंड बाद मिले, 200 सेकंड में मिले, तो 200 सेकंड में अगर वेलोसिटी का रेशियो ये है तो डिस्टेंस का भी रेशियो तो यही होगा। अब अगर इनको स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलना है, ध्यान से समझना, तो स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने का मतलब है कि ए जो है वो 5 यूनिट और बी जो है वो 8 यूनिट ट्रैवल किया होगा। यूनिट क्या है ये? उनको स्टार्टिंग पॉइंट में मिलने के लिए राउंड ही तो है, यानी ए जो है 5 राउंड और बी जो है 8 राउंड ट्रैवल किया होगा जब वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे। ये समझ में आ रहा है? अब ए को 5 राउंड ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा? 5 राउंड टाइम, तो 1 राउंड का तो तुम लोग निकाल ही लिए थे 40 सेकंड, 5 राउंड हो जाएगा 200 सेकंड। बी को 8 राउंड ट्रैवल करने में कितना टाइम लगेगा? बी का 1 राउंड का 25 सेकंड था, तो 8 राउंड का 200 सेकंड हो गया, वेरीफाई हो गया। यानी 200 सेकंड के बाद ए और बी एक साथ स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलेंगे, और ए जो है वो 5 राउंड ट्रैवल किया होगा, बी जो है वो 8 राउंड ट्रैवल किया गया होगा। कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? अब तुम डिस्टेंस भी बता सकते हो, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया गया होगा और कब किया होगा, क्योंकि राउंड पूरा का पूरा एक राउंड ट्रैवल करेगा तभी जाके वो वापस वहीं मिलेगा जहां से शुरू किया था। ये समझ में आ रहा है ना? अभी और भी क्वेश्चन आएगा जिसमें कहीं और मिल रहा होगा, उसके लिए भी हम लोग ये वाला मेथड 2 लगाएंगे,
तो वो मैं आगे जब क्वेश्चन आएगा तो मैं दिखाऊंगा। चलो अभी आगे चलते हैं क्योंकि टाइम अभी हमारे पास बहुत कम है। जितना जल्दी हो उतना जल्दी हम लोग को आगे बढ़ना है। चलो चलो, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। अमन, राम और कपिल जो है वर्क को अलग अलग टाइम पे कंप्लीट कर रहे हैं। अमन का दिया है 68, राम का दिया है 51, कपिल का दिया है 70। कोई दिक्कत? अल्टरनेट डे पे काम करते हैं इस तरह से कि अमन पहला दिन काम करता है, राम दूसरा दिन काम करता है और कपिल तीसरा दिन काम करता है, फिर चौथा दिन से अमन काम करता है। इस तरह चलता रहता है। तो कितना टाइम लगेगा जब 50% काम खत्म हो जाएगा? मैंने क्या बताया था, एफिशिएंसी निकाल लो। एफिशिएंसी निकालने के लिए वर्क को कुछ मान लो। वर्क क्या होता है, इन तीनों का एलसीएम होगा। तो तीनों का एलसीएम कैसे निकलता है? बड़े वाले को ले लो 68। अब बड़े वाले और छोटे वाले में क्या नहीं है, 17 चौके 68 है, 17 3 51 है, 3 नहीं है, 3 ऐड करो। कोई दिक्कत? इसमें 17 है ही। तो अमन का जो एफिशिएंसी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3। इसका जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो। 17 17 कटे 4 3 12/3, 4 बच गया। 17 कट गया तो 12 हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब डे वन पे देखो, फिर वैसा ही सवाल है लेकिन अब थोड़ा सा बढ़िया है। डे वन पे अमन करेगा काम, डे टू पे राम करेगा काम, और डे थ्री पे कपिल करेगा काम। मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हर उन बच्चों को मदद मिल सके मेरी वीडियो से जिनका बेसिक से मैथ। मैंने हमेशा देखा है यार कि सिर्फ टॉपर्स की बात करते हैं लोग, सिर्फ टॉपर्स को ही पढ़ाते हैं एकदम धुआंधार स्पीड में, एकदम कुछ 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 हाँ कुछ 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 भी सॉल्यूशन बना दी एकदम पागल जैसा। एग्जाम में वो सब नहीं लगता है। एग्जाम में प्रेशर रहता है, प्रेशर टाइम में वही बनता है जो बेसिक्स होता है। इसलिए अपने बेसिक्स पे हमेशा कमांड रखो। और बेसिक्स पे कमांड एक कमजोर बच्चा भी रख सकता है जो बेसिक, जिसका मैथ बहुत बेसिक लेवल पे है। ठीक है? इसलिए मैं इस तरह से, और ये भी सब मैं एग्जाम में तुम कर सकते हो, ये सारे तरीके से एग्जाम में कर सकते हो। ठीक है? डे फोर से फिर रिपीट होने लगा। मैंने क्या बोला था कि साइकिल चेक करो, कितने साइकिल के बाद पैटर्न रिपीट हो रहा है। तो 3 है, 3 डेज। तो 3 3 दिन का साइकिल बना लो, ब्लॉक बना लो। 3 3 दिन का ब्लॉक हम लोग को बनाना है। ठीक है? कोई दिक्कत है? अब देखो, तो 3 दिन में टोटल वर्क कितना होगा? टोटल वर्क इन 3 डेज कितना होगा? अमन करेगा 3, राम करेगा 4 और वो करेगा 12। 16 3 19, 19 यूनिट वर्क हो गया। टोटल वर्क है कितना? टोटल वर्क एक्चुअली ये नहीं है, वर्क बाई 2 ही करना है, याद रखना। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 50% यहाँ दे दिया ना। अब 50% भाई, इससे बहुत लोगों का क्वेश्चन गलत हुआ है इस बार। इंटू 1/2 ये हो जाएगा 34 तियाँ 102 हो जाएगा। ठीक है? अब देखो, 19 का ब्लॉक है, 102 तक पहुंचना है, तो 5 तो कर ही सकते हो। 5 ब्लॉक तो ले ही सकते हो 19 19 का, है ना? 95 तक पहुंच गए तो तुम 95 तक कर गए। बचा कितना है? 7 बचा है। अब पांचवा ब्लॉक के बाद जो स्टार्ट काम करता है वो कौन करेगा? अमन करेगा, क्योंकि फिर से अमन ही स्टार्ट करेगा। तो अमन एक दिन और काम करेगा, 3 यूनिट कर लिया। ये हो गया 5 ब्लॉक। फिर 5 ब्लॉक का मतलब कितना हो गया? 15 दिन हो गया। ये पूरा 15 दिन हो गया। और ये एक दिन में अमन करेगा। तो 7 में 7 बचा था, 3 अमन कर लिया, तो अब 4 बचा। अब 4 काम कौन करेगा? राम कर लेगा अगले दिन 4। यानी टोटल टाइम कितना लगा? 17 दिन। खत्म। क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, क्वेश्चन बहुत आसान था। 17 दिन आंसर इसका। क्वेश्चन को समझने का जरूरत है, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेना है। कैसे क्या बन रहा है, क्यों ब्लॉक ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इससे बहुत आसान हो जाए। थोड़ा सा मैनुअली चलेंगे, अगर हम 19 यूनिट पता चल गया तो 19 यूनिट का ब्लॉक पकड़ लेना है। ब्लॉक ले लो, 5 ब्लॉक लगाए तो 95 हो गया। ठीक है? अब बचा हुआ काम को ब्रेक करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद अगला 19 का ब्लॉक ले नहीं सकते हो, क्योंकि 102 ही यूनिट वर्क करना है। तो तुमको ब्रेक करना होगा। तो अमन करेगा 3 दिन, उसके बाद का काम राम कर देगा। 2 ही दिन में काम खत्म हो जाएगा, 7 यूनिट वर्क। तो टोटल 17 दिन होगा। आंसर खत्म। नेक्स्ट, फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 7 5 एंड 3 टू द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ 7 एंड 13। तो फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है। फोर्थ प्रोपोर्शनल होता है कि 7 5 और 3 का फोर्थ प्रोपोर्शनल अगर एक्स है तो 7/5 इज इक्वल टू 3/x। यहाँ से x निकाल लो, 15/7। उसी तरह से थर्ड प्रोपोर्शनल जो होता है क्या होता है? 7/13 इज इक्वल टू 13/y। यहाँ से y निकाल लो, 169/7। पूछ क्या रहा है सवाल में?
रेशियो फोर्थ और थर्ड का निकालना है, एक्स बाई वाई निकालना है। तो 15/7 इंटू 169/7। ओ 15/169 तो आंसर ही हो गया इसका, खत्म। यही होता है। अब तुम इसको और छोटा क्या कर सकते हो, डायरेक्ट एक्स लिख दो। डायरेक्ट एक्स लिख दो तो तुम्हारा थर्ड फोर्थ प्रोपोर्शनल हो जाएगा। डायरेक्ट एक्स क्या होता है, मान लो अगर ए बी सी दिया है तो फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होता है, एक्स मान लो इसको, ठीक है। फोर्थ प्रोपोर्शनल तुम्हारा हो जाएगा बी इंटू सी बाई ए, ठीक है। वैसे ही अगर ए बी, नहीं, थर्ड प्रोपोर्शनल के लिए तो ए और बी दिया है तो थर्ड प्रोपोर्शनल क्या होता है, वो होता है बी स्क्वायर बाई ए। थर्ड प्रोपोर्शनल वाई इज इक्वल टू, सीधे लिख देंगे, कुछ करना ही नहीं है, यहीं से रेशियो निकाल के सॉल्व कर दो, खत्म करो क्वेश्चन, ठीक है। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इन टू कंटेनर ऑफ 20 लीटर और 36 लीटर है, ठीक है। ए कंटेनर मान लो मिल्क इज टू वाटर, बी कंटेनर मान लो, इसमें मिल्क इज टू वाटर कितना है, 3:7 है, और एक में 7:5 है। यहाँ तो कोई दिक्कत है, ये है 20 लीटर का, ये है 36 लीटर का, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द मिल्क एंड वाटर इफ द टू कंसंट्रेशन इज मिक्स, इसी रेशियो में मिक्स होगा। एग्जैक्ट अमाउंट पूछा है तो 7 3 10 का 20 दिया है, यानी ये हो जाएगा 6। एक्चुअल एक्चुअल अमाउंट में निकाल रहा हूँ, ये हो गया 14, एकदम बेसिक से करेंगे। 12 3 36, तो ये हो गया 21 और ये हो गया 15। जब ये दोनों मिलेगा तो ये हो जाएगा 21 + 6 27 15 + 14 29, 27 29 हो गया आंसर। इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें कुछ भी नहीं करना है, आगे बढ़ो। ये सब तुम्हारे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और हर एक लेवल का क्वेश्चन तुमको मेरे वीडियो में मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। मैंने इस तरह से प्रिपेयर ही किया है पेपर को कि बैलेंस पेपर होगा, हर पेपर एक तरह का मॉक ही है, तो इसको ध्यान में रख के एग्जाम वीडियो देखो, ठीक है। कह रहा है कि बस है दैट कैन रन 20% फास्टर देन अ बाइक, तो वेलोसिटी निकाल लो भाई, बस इज टू बाइक। अभी कुछ मैंने क्वेश्चन बस पढ़ा, मैं इतना ही समझाऊं कि बस जो है 20% फास्टर है बाइक से, तो बाइक अगर 5 है तो बस 6 है, कोई दिक्कत। दोनों एक जगह से स्टार्ट करते हैं, एक समय पे स्टार्ट करते हैं और एक डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं जो कि 60 किलोमीटर था सेम टाइम पे। सवाल यहाँ है कि अगर बस फास्टर है स्पीड से और बाइक उससे स्लोअर स्पीड में है, तो ये दोनों एक टाइम पे कैसे पहुंच रहा है, यानी कहीं ना कहीं बस रुका होगा। अभी मैं क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, मैं तो कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ कि बस तो रुका होगा। 10 मिनट के लिए बस रुक गया, 10 मिनट रुकते ही क्या हुआ कि दोनों बराबर टाइम में पहुंचे, यानी कि बस बाइक से 10 मिनट पहले पहुंचा होता। ठीक है, समझ में आ रहा है, डिस्टेंस तो सेम है, तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 5:6, उल्टा होता है वेलोसिटी का। यानी बस 5 यूनिट में पहुंचा होगा, बाइक 6 यूनिट में पहुंचा, लेकिन दोनों सेम टाइम में पहुंच रहा है, इसलिए जो गैप है 1 यूनिट, ये क्या है ब्रो, यही तो 10 यूनिट 10 मिनट है। यानी अगर 6 है तो 60 मिनट, और 5 है तो 50 मिनट। यानी बस अगर नहीं रुकता तो 50 मिनट में पहुंचता, और बाइक नहीं रुकता तो 60 मिनट में पहुंचता। पूछ क्या रहा है, स्पीड ऑफ द बाइक, तो बाइक का स्पीड पूछ रहा है, तो स्पीड ऑफ बाइक निकालना है। तो डिस्टेंस तुमको पता ही है 60 किलोमीटर है, टाइम पता ही था 60 मिनट, यानी कि 1 आवर, यानी 60 किलोमीटर पर आवर का स्पीड हो गया बाइक का, खत्म। अब ये अगर 60 है तो ये 72 हो जाएगा, अगर इसका पूछा तो ये भी निकाल लेते। तब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि भानु कैन डू ए वर्क इन 10 दिन, ठीक है। रमेश जो है वो किसी काम को 12 दिन में कर देता है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। रोहित जो है उसको उतना ही टाइम लगता है काम करने में जितना भानु और रमेश मिलके करेगा तो लगेगा, यानी रोहित का जो एफिशिएंसी होगा वो भानु प्लस रमेश के बराबर नहीं होगा। मैं एफिशिएंसी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इन दोनों को मिलकर इतना टाइम लग रहा है, रोहित को उतना ही टाइम लग रहा है, यानी इसका एफिशिएंसी और इन दोनों का एफिशिएंसी तो बराबर है ना, तभी तो ऐसा हो रहा है। ये अगर 60 ले लेते हैं हम एलसीएम, तो इसका हो जाएगा 6, इसका हो जाएगा 5, यानी रोहित रोहित का जो एफिशिएंसी वो कितना है, 11 है, ठीक है। कह रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक रमेश एंड रोहित टू कंप्लीट द वर्क टुगेदर, तो रमेश का तो 5 था, रोहित का 11 था, तो टोटल हो गया 11 5 16, वर्क है 60, 4 से गया 15/4, 3.75 डेज, 15/4 दिया ही हुआ है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। कह रहा है कि टीपी और एमपी का रेशियो दिया है, ठीक है। शॉपकीपर जो है 2 इक्वल सक्सेसिव डिस्काउंट देता है एमआर, ऑब्वियसली डिस्काउंट देगा तो एमपी पे ही देगा, 25% का, ठीक है। और सेल कर देता है 2250 में। कह रहा है कि टोटल लॉस इसमें कितना हुआ, अमाउंट निकालना है। तो देखो
25% का डिस्काउंट अगर 2 बार होता है तो इफेक्टिव डिस्काउंट कितना हो गया? अब इसको तुम 2 तरह से निकाल सकते हो। मान लो कि अगर A% और B% का डिस्काउंट है तो इफेक्टिव डिस्काउंट होता है A+B माइनस AB/100। कोई दिक्कत? या ऐसे भी निकाल सकते हो, 25% है तो कितना हो गया? 4 से 3 हुआ, 4 से 3 हुआ, इफेक्टिव डिस्काउंट हो गया 16 से 9। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। तो अगर हम CP/MP 3/4 है और ये डिस्काउंट कितना होता है? MP हो गया, ये SP हो गया, तो MP को 16 कर देते हैं यहाँ पे 4 से गुना करके, तो CP/MP कितना हो जाएगा? 12:16। SP कितना हो जाएगा? 9। CP/MP और 9 हो जाएगा SP। अब देखो, CP था 12, SP था 9, काट दो, 4 3 से कट रहा है, 4 से 3 हो गया, यानी कि 1/4 का लॉस हो गया। 4 से 3 हो गया। अब कह रहा है फाइंड द लॉस कितना है, तो 3 का वैल्यू दिया है 2250। लॉस कितना है? जो CP है, जो SP है, 1 यूनिट लॉस है। 3 का दिया है 2250, 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 2250/3, 17 750 रुपये आंसर हो। यही तो लॉस है। कोई दिक्कत? दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो, अंडर सिंपल रेट ऑफ ग्रोथ पॉपुलेशन जो है 1.5 टाइम्स हो जाता है P से, पॉपुलेशन जो है वो 1.5 P हो जाता है 10 ईयर्स में। तो 10 साल में सिंपल रेट ऑफ ग्रोथ है, ये देखना यहाँ ध्यान से, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है ये। इफेक्टिव ग्रोथ नहीं होगा, सक्सेसिव ग्रोथ नहीं हो रहा है, यानी सिर्फ प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट लग, मतलब ये परसेंटेज ऑफ ग्रोथ जो है ना, वो सिर्फ प्रिंसिपल पे लग रहा है, इसका जो इंटरेस्ट आ रहा है उस पर नहीं लग रहा है। बिल्कुल सिंपल इंटरेस्ट का सवाल है। तो 10 साल में कितना बढ़ रहा है? 0.5 P, यानी कि 50%। तो एक ईयर में 5%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 5%। यहाँ तक कोई दिक्कत है? ध्यान से समझो, अंडर सिंपल रेट ऑफ ग्रोथ, सिंपल रेट से ग्रोथ हो रहा है 5%, मतलब मान लो कि अगर प्रिंसिपल 100 था तो एक साल बाद 105 हो गया, उसके अगला साल बाद 110 होगा, ना कि 105 पे 105% हो जाएगा। ठीक है, फिर 110 से 115 हो गया ना, 5 ही बढ़ेगा, 5 ही बढ़ेगा हमेशा। तो रेट ऑफ ग्रोथ जो होगा वो हमेशा सेम रहेगा, इसीलिए सीधा 10 से डिवाइड हो गया और यहाँ 5% आ गया। अब कह रहा है कि डबल हो जाएगा, P बिकम 2P, यानी कि P का ग्रोथ होगा, यानी कि P पे P का ग्रोथ का मतलब हो गया 100% ग्रोथ। 5% से बढ़ रहा है तो 100% ग्रोथ कितना टाइम में होगा? 20 साल में। आंसर। कोई दिक्कत यहाँ पे? मतलब समझना है कैसे क्या हो रहा है, ये समझना है। क्वेश्चन क्वेश्चन तो एक भी नहीं छूटेगा मैथ में, मैंने आज तक एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। जब मैं तैयारी कर रहा था तो एक भी क्वेश्चन मेरे से मैथ का नहीं छूटता था। मैं फ्लैक्स नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, बहुत जरूरी है ये चीज़ जानना। और ऐसा ही होगा तुम लोग के साथ भी। थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करो और जो मैं कह रहा हूँ करो, तब होगा। कह रहा है कि बैंक ऑफर कंपाउंड इंटरेस्ट एट रेट ऑफ, CI है, 10% पर एनम। कोई दिक्कत है? अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, यानी हर 6 महीना पे इंटरेस्ट लगेगा। ठीक है, एक कस्टमर जो है वो डिपॉजिट करता है 3200 रुपया 1 जनवरी को और दूसरा 1 जुलाई को। साल के अंत में कितना अमाउंट रिसीव करेगा एज इंटरेस्ट? हमको इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, ठीक है। कह क्या रहा है, जैसे मान लो कि 1 जनवरी है आज, यहाँ पे हम एक अमाउंट उठाएं और 3200 रुपये डाल दिए, फिर एक 6 महीने का वो आया, अगेन 3200, ये 1 जुलाई है, और अब यहाँ पे हम आ गए 31। कोई दिक्कत? यहाँ पे पूछ रहा है क्या है, क्या सीन होगा यहाँ पे, खेल 6 मंथ है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ध्यान से समझो, समझोगे सारा सवाल बनेगा। अब ध्यान से देखो कि 6 महीना है, हाफ ईयरली है ना, कंपाउंडेड हाफ ईयरली है। कंपाउंड हाफ ईयरली का मतलब क्या आता है? हर 6 महीना पे इस पर इंटरेस्ट लगेगा। इंटरेस्ट कितना है? अब ये 10% पर एनम है, तो 6 महीना कितना हो गया? 5% होगा। तो इस पे एक बार 5% यहाँ लगेगा और एक बार 5% यहाँ लगेगा, मतलब पहला 6 महीना में एक बार लगेगा, दूसरा 6 महीना में एक बार लगेगा। कोई दिक्कत है? यानी कि 3200 पे 5% 2 टाइम्स लगेगा, और इस पे तो एक ही बार लगेगा। ठीक है, जो जो 1 जुलाई को किया है उस पर तो 5% लगेगा ना, क्योंकि 6 महीना के लिए है। और इस 3200 पे
5% वन टाइम लगेगा। यहाँ तो कोई दिक्कत है? अब कितना अजीब लग रहा है, 2 टाइम 1 टाइम। अभी क्या होगा ना, अभी जो जादू होने वाला है तुम लोग देख के पागल हो जाओगे। 5% सक्सेसिव ग्रोथ होगा ना, कंपाउंड इंटरेस्ट है। तो 5% अगर 2 बार लगता है तो 5% और 5% का सक्सेसिव कितना होता है? 5 और 5 10 प्लस 25/100 0.25, ये हो गया 10.25%। ये 3200 पे लगा, इस 3200 पे जो 1 जनवरी को हुआ था, और इस 3200 पे कितना एक ही बार हो रहा है तो 5%। यानी अगर ओवरऑल निकालें या तो इस 3200 पे 10.25 निकाल के और इस 3200 पे 5% निकाल लो। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि 3200 इंटू 10.25% प्लस 3200 इंटू 5%, इस पे 10.5 निकाल लो और इस पे 5% निकालो तो भी आंसर तुम्हारा सेम ही आना है। या तुम सीधा ऐसे कर दो, 3200 इंटू ये दोनों को जोड़ दो 15.25%, और यही आंसर हो जाएगा। इंटरेस्ट पूछा है ना, तो 15% कितना होगा 32 का? 32 का 10% होगा 320 और 160 480, तो यही हो गया। ऐसे निकालते हैं, देख लो कैसे निकालते हैं। अब ये है 0.25%, तो 1% कितना है? 32 है, 1% का भागा 4, 8 रुपया, 488 रुपया आंसर हो गया। ठीक है, एग्जाम ऐसे ही करना है। ये रहा तुम्हारा, ये है तुम्हारा आंसर 488। ठीक है, समझ रहे हो ना? इस 3200 पे 2 बार लगेगा और इस 3200 पे 1 बार लगेगा। हो गया, बात खत्म, सवाल यही था। आगे चलते हैं। एक साइक्लिस्ट और एक जॉगर है जो कवर सर्टेन डिस्टेंस सर्टेन टाइम। इफ द जॉगर कवर्स 1/3 ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय द साइक्लिस्ट इन डबल द टाइम एज द टाइम टेकन बाय द साइक्लिस्ट, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ जॉगर टू दैट ऑफ साइकिल, ये पूछ रहा है। ठीक है, इफ द जॉगर्स कवर 1/3 डिस्टेंस इन डबल द टाइम, ठीक है, तो पूछ रहा है रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ जॉगर और साइकिलिस्ट का रेशियो कितना करना है। तो चलो एक साइक मान लेते हैं कि लेट, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा है कि कितना टाइम में कितना क्या कर रहा है ना, तो एक काम करो, साइकिलिस्ट का स्पीड मान लो 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा। तो एक एक घंटे में 60 किलोमीटर चलेगा साइकिलिस्ट। जॉगर जो है 1/3 ऑफ द डिस्टेंस, तो इसी 1 घंटे में अगर ये 60 किलोमीटर चल रहा है, तो जॉगर की बात करें अगर हम, तो 1/3 डिस्टेंस 60 किलोमीटर का कितना होता है? 20 किलोमीटर चलेगा, डबल द टाइम टेकन बाय द साइकिलिस्ट। समझ रहे हो? 20 किलोमीटर चलने में उसको, साइकिलिस्ट को 60 किलोमीटर चलने में कितना लगा था? 1 घंटा, इसका डबल टाइम लग जाएगा। यानी जॉगर जो है वो 20 किलोमीटर चलेगा 60 × 2, 120 मिनट में, यानी 2 आवर में, ऐसे कह सकते हो 2 आवर। तो जॉगर का स्पीड कितना हो गया? 20 किलोमीटर 2 घंटे में चल रहा है, यानी 10 किलोमीटर पर आवर। जॉगर का स्पीड पूछ क्या रहा है सवाल? जॉगर और साइकिलिस्ट का रेशियो पूछ रहा है स्पीड का, वेलोसिटी ऑफ जॉगर बाई वेलोसिटी ऑफ साइकिलिस्ट। जॉगर का तो 10 आया और साइकिलिस्ट का हम लोग 60 माने थे, 1/6। कितना आसान हो गया क्वेश्चन, एक बार लेट कर लिए तो पूरा क्वेश्चन ही आसान हो गया। इसलिए मान सकते हो, क्योंकि सारा खेल जॉगर पे है। जॉगर 1/3 डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, डबल द टाइम टेकन बाय द साइकिल। साइकिल का अगर वो स्पीड 60 मान लें, तो अगर वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल, तो जॉगर तो 20 किलोमीटर चलेगा, लेकिन टाइम जो 1 घंटा इसको लगा था उसकी जगह इसको 2 घंटा लगेगा। जॉगर का स्पीड निकल गया। आज तुम साइकिल का स्पीड पहले से मान के रखे हुए थे, तो तुम्हारा सवाल क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। लास्ट सवाल है आज के क्लास का। आई होप का क्लास काफ़ी मज़ेदार रहा है। अभी तक आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिल गया सिर्फ एक क्लास से। इमेजिन करो भी 15 क्लासेस हैं टोटल, तो 15 क्लास आते आते तो मज़ा ही आ जाएगा। अभी तो मैं अगला क्लास रीजनिंग का लेने वाला हूँ। रीजनिंग को भी बहुत हल्के में लेते हैं लोग, लेकिन मैं रीजनिंग में ऐसे ऐसे बेहतरीन तरीके बताऊंगा एग्जाम में सोचने के लिए, क्योंकि सोचना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक सीरीज का अगर सवाल है तो कैसे बनेगा ये जरूरी है एग्जाम में सोचना, किस तरह से अप्रोच करना है ये भी बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आदमी एकदम ब्लैंक हो जाता है। उस पर हम लोग काम करेंगे। पहले ये आखिरी सवाल करो कि एक क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड समझते ही होगे तुम लोग, घनाकार वस्तु इसको बोलते हैं। हाँ, हिंदी में देख के मैं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं आती। ठीक है, तो ये देखो, ये रहा क्यूबॉइड है, मैंने फिगर ऐसे ही बना दिया है। लेंथ दिया है 24, अच्छा ब्रेथ दिया हुआ है इसका 18, हाइट कितना दिया है 12। हालांकि बनाने की जरूरत नहीं था,
मेल्ट हो रहा है स्मॉलर क्यूब्स में कन्वर्ट हो रहा है। क्यूब समझ रहे हो ना, घन बना दिए गए, घन। लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द क्यूब जो है 6 है। व्हाट इज द नंबर ऑफ क्यूब फॉर्म? अब देखो इसमें एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि अगर पूरा का पूरा उठा के वापस किसी दूसरे चीज में बना दो तो सिंपल सा बात है ना कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मस्ट बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। यहाँ कोई दिक्कत है? तभी तो पूरा उठा के इधर से इधर बना दिए। अब देखो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कितना था, 24 × 18 × 12। वॉल्यूम ऑफ क्यूब, अब एक क्यूब नहीं बन रहा ना, टोटल क्यूब बन रहा है। एक क्यूब का तो वॉल्यूम कितना है, 6 × 6 × 6 ही है, लेकिन टोटल वॉल्यूम इसका बहुत ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। तो इसके जैसा कितना बनेगा, n बनेगा। ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से n निकालो, ये तो पूछा हुआ है। 24 × 18 × 12/6 × 6 × 6, ये जाएगा 4, ये जाएगा 3, ये जाएगा 2, 24। 24 क्यूब बनेगा इस एक क्यूबॉइड से, जिसका साइड जो होगा वो 6 सेंटीमीटर का होगा। बस यही था क्वेश्चन। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। क्वेश्चन करके आप लोग को काफ़ी अच्छा लगा होगा। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है वो मेरे मेहनत को देखें और समझें। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगले 15 दिनों तक प्लीज़ सारे वीडियो देखना, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, तरीके समझना। बहुत मज़ा आएगा। 15 दिन के बाद आपका जो लेवल होगा सच में डेफिनेटली बहुत ही डिफरेंट होने वाला है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।